हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? एंजाइम इनहिबिशन होता है रिडक्शन और स्टॉपेज ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, ये हुआ रिडक्शन या स्टॉपेज ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जा रही है या बंद हो जा रही है तो इसे एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं। तो 4 तरीके हैं, 4 वेज हैं जिनकी वजह से इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन होता है। पहला है प्रोटीन डीनेचुरेशन। आपको पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना, और उसमें भी जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है एंजाइम्स का वो होता है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जैसे कि हीट हो गई, शॉर्ट वेव रेडिएशंस हो गई, या सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स हो गए, या हाई टेम्परेचर हो गया, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि प्रोटीन को डीनेचर करेगा, उसके टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि एंजाइम भी डीनेचर हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो जब एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ऑफ कोर्स एंजाइम एक्शन इनहिबिट हो जाएगा। दूसरा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, यानी यहाँ पर कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि क्लोजली रिजेंबल करेगा सबस्ट्रेट को। सबस्ट्रेट यानी सबस्ट्रेट क्या हुआ, जिसके ऊपर एंजाइम अपना एक्शन दिखा रहा है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्लोजली मॉलिक्यूलर अपने स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट को रिजेंबल करेगा, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दिखाएगा। ठीक है, तो अगर वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अब सबस्ट्रेट के जैसा होगा तो वो जाके सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट में जाके वो बाइंड कर देगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या सबस्ट्रेट एनालॉग। ओके, तो जहां बनना चाहिए था एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, वहां बन जाता है एंजाइम और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनहिबिटर जाके एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स, जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है, वहाँ जाके बाइंड कर देता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ही चीज़ है जैसे कि अगर कोई ताला है, ताला क्या है, एंजाइम है, और की क्या है, सबस्ट्रेट है, तो उसकी डुप्लीकेट की अगर ताले में फिट हो जाए तो जो ओरिजिनल की है वो ताले में नहीं लग पाएगी। जनरली ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल तब होगा जब आप सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे रिएक्शन में। तो एंजाइम की क्वांटिटी सेम है, जो इनहिबिटर है उसकी क्वांटिटी सेम है। अब सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि सबस्ट्रेट ज़्यादा जाके बाइंड कर पाएगा आपके एंजाइम में। इसका एक एग्जाम्पल है, सपोज ये एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब इसमें जो बाइंड होना था वो होना था सक्सिनिक एसिड, लेकिन सक्सिनिक एसिड की जो रिएक्टिव साइट है उसी की जैसी रिएक्टिव साइट होती है मैलोनिक एसिड में भी।
और ये जाके इस एंजाइम से बाइंड हो जाएगा। तो जब ये जाके इस एंजाइम से बाइंड हो जाएगा तो सक्सेनिक एसिड जो है बाइंड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज इज एन एंजाइम, सक्सेनिक एसिड इज इट सबस्ट्रेट एंड मेलोनिक एसिड इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या सबस्ट्रेट एनालॉग। ओके तो अगर ये यहाँ से बाइंड हो जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव, तीसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड नहीं होते हैं। सब्सटेंसेस डू नॉट रिजेंबल दी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो जो इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो सबस्ट्रेट के जैसा नहीं होता है। सब्सटेंसेस डू नॉट रिजेंबल सबस्ट्रेट। ठीक है, जो इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट के जैसा नहीं होता है, तो ये एक्टिव साइट में तो बाइंड नहीं हो पाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनका अलग है। तो ये जाके एंजाइम की किसी दूसरी साइट में बाइंड होंगे। एनी साइट, दे विल बाइंड एट एनी साइट अदर देन एक्टिव साइट। तो एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड ना होकर किसी दूसरी साइट में जाके ये बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, वहाँ जाके ये जो एंजाइम का फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, यानी उसकी आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब वो फंक्शनल ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी या एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा। इसमें एग्जाम्पल है साइनाइड का। तो जो साइनाइड होता है ये क्या करेगा, एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ये एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। ओके ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है इसका जो सबस्ट्रेट है वो होता है साइटोक्रोम सी, जो कि ऑफ कोर्स सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। तो ये साइनाइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से बाइंड हो जाता है और किसी भी साइट से बाइंड होगा एक्सेप्ट द एक्टिव साइट, और जिसकी वजह से साइटोक्रोम ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो साइटोक्रोम सी को अपने में बाइंड नहीं कर पाएगा। और इस तरीके से जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा, सेल रेस्पायर नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली जिस एनिमल में साइनाइड पॉइजनिंग हुआ है उसकी डेथ हो जाएगी। अब है चौथा एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन को हम फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ ये उन एंजाइम्स में स्पेशली देखा जाता है जो कि किसी मेटाबॉलिक पाथवे का पार्ट होते हैं और उनकी एक्टिविटी इंटरनली ही रेगुलेट की होती है। कैसे? क्योंकि क्या होता है उस मेटाबॉलिक पाथवे में कुछ ऐसे मेटाबोलाइट बनते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि ऐसे एंजाइम्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं। जैसे कि हम अगर देखें ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करें लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस की ही इन शॉर्ट प्रोसेस है जिसमें कि आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये एक मेटाबोलाइट या सब्सटेंस बनता है और यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है हेक्सोकाइनेज। अब क्या होता है,
क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जो कि सर्टेन एंजाइम्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं। और कैसे और किन एंजाइम्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं? वो एंजाइम और वो सब्सटेंस यानी जो मॉड्यूलेटर है वो एक ही मेटाबॉलिक पाथवे के पार्टिसिपेंट होते हैं, उस दोनों के दोनों एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि उस मेटाबॉलिक पाथवे में प्रेजेंट दूसरे एंजाइम्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं। कैसे? वो जाके उनसे बाइंड हो जाएंगे एंड अगेन एक्टिव साइट में बाइंड नहीं होंगे, कोई दूसरी साइट में बाइंड होंगे। ठीक है, तो जब वो उनसे बाइंड होते हैं तो उनकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करेंगे, या तो उनकी एक्टिविटी बढ़ाएंगे या उनकी एक्टिविटी वो घटाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर या मॉडिफायर। और जिन एंजाइम्स को वो मॉड्यूलेट करेंगे उन्हें हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। और ये यहाँ पर एक्टिव साइट में बाइंड नहीं होंगे, दूसरी साइट में बाइंड होंगे, और जिस साइट में वो बाइंड होंगे उन्हें हम बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। तो इसको हम अगर इस हिसाब से देखें कि इस एग्जाम्पल से देखें तो हम देख रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज चेंज होता है। बहुत सारी प्रोसेस इसमें चलती रहती हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर और मॉडिफायर, और हेक्सोकाइनेज एक्ट एज अ एलोस्टेरिक एंजाइम। तो ये जो मेटाबोलाइट है, जो सब्सटेंस बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये क्या करता है, जब ये एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब ये बन जाता है, तो ये एक फीडबैक इनहिबिशन देता है हेक्सोकाइनेज को और इसकी एक्टिविटी को स्टॉप करता है। इसी चीज़ को बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। और यहाँ पर हेक्सोकाइनेज क्या है? एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है? एक ऐसा रेगुलेटरी एंजाइम जिसकी की कैटालिटिक एक्टिविटी मॉड्यूलेट होती है बाय बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक मेटाबोलाइट। कोई स्पेसिफिक मेटाबोलाइट जब उसकी एलोस्टेरिक साइट में बाइंड करता है तो उसकी वो एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकता है। तो ऐसे एंजाइम्स को बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। तो यही है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, प्रोटीन डिनेचुरेशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।